हेलो बच्चों, मैथ के पहले चैप्टर में मैं योगेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और आज से हम लोग 9th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग हर मैथ के हर टॉपिक को, हर चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझेंगे और आपके 2023-2024 के ईयर को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप 2-3 वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चैनल है डिजिशाला कोचिंग क्लासेस, ये औरों से अलग क्यों है। ठीक है ना। हम लोग, अगर आपको हम लोगों का रिजल्ट देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देखिए। गूगल पे आप सिर्फ सर्च करेंगे ना डिजिशाला कोचिंग क्लासेस, आपको हमारी पूरी जन्म कुंडली वहाँ पे दिख जाएगी। ठीक बेटा। तो अगर आप नए हैं, ठीक है, मैं तुरंत नहीं कहूँगा कि आप चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, ये कुछ नहीं। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपके नॉलेज में 1% भी वृद्धि मैं कर पाता हूँ, उसके बाद आप चैनल को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और जैसा लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है बेटा। और संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, देखिए। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कि संख्याएं कितने टाइप की होती हैं। ये ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके होंगे 6th, 7th, 8th में। ठीक है ना, या 7th, 8th में शायद आप पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली जो संख्या आपके सामने दिख रही है प्राकृतिक संख्या। इनको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये क्या हमेशा धनात्मक होती हैं। ठीक है ना। और इनको हम लोग क्या है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से ही क्यों, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो पहला लेटर है क्या, कैपिटल एन, दिख रहा है आपको, ये पहला लेटर जो आपका कैपिटल एन। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये शुरू कहाँ से होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ये क्या होती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अगला हमारा संख्या क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। इनको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है। अब देखिए, होल नंबर का सबसे पहला वर्ड आप जब चेक करेंगे तो डब्ल्यू, इसीलिए हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याओं को हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये शुरू कहाँ से होती हैं, ये शुरू होती हैं 0 से, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाएंगे, ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है ना। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्ण संख्याएं आपको कैसे मिलेंगी, नहीं डब्ल्यू आपको कैसे मिलेगा, पूर्ण संख्या आपको मिलती है अगर नेचुरल नंबर में, अगर कैपिटल एन में अगर आप 0 को मिला दीजिए। ठीक है ना। देखिए कैपिटल एन का मतलब 1 2 3 4 5 6, इसमें अगर हम 0 मिला दें, अगर इसके आगे हम क्या लगा दें, 0 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा सट्टे से, डब्ल्यू यानी पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। तो कई बार ये भी आ जाता है कि पूर्ण संख्याएं आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो पूर्ण संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो हमको पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब अगला आता है हमारा पूर्णांक। ठीक है ना। अब पूर्णांक देखिए क्या कह रहा है, हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं, देखिए थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं, तो हमने आपको कहा कि भैया प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसको हमने दिखा दिया एन से। इसको हमने किससे कर दिया प्रदर्शित, एन से। पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं होल नंबर, होल नंबर यानी डब्ल्यू, तो हमने क्या कर दिया, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित कर दिया। भैया पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, तो इसको यहाँ पर आई से प्रदर्शित क्यों नहीं किया गया है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, आई से करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने आई से नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखिए पूर्णांक की जो खोज हुई थी, पूर्णांक की खोज बेटा कहाँ पे हुई, पूर्णांक की जो खोज हुई है वो आपकी खोज हुई है पूर्णांक की जर्मनी में। कहाँ हुई है, जर्मनी में। तो हर देश की अपनी एक भाषा होती है, ऐसी जर्मनी की भाषा बेटा कौन सी, जर्मनी की भाषा में पूर्णांक को हम लोग कहते हैं ज़ेहलीन, ZAHLEN। समझ में आया। पूर्णांकों की खोज हुई है जर्मनी में, जर्मनी में पूर्णांकों को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ेहलीन। और ज़ेहलीन में ये जो पहला लेटर है Z, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहला चीज कि इसको कैपिटल Z से ही प्रदर्शित क्यों करते हैं। अब पूर्णांक होते क्या है, तो पूर्णांक कहाँ से शुरू होती हैं, ये माइनस से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, प्लस तक, यानी ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाएंगी, ये जाएंगी आपका प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो देखिए जब कहाँ से शुरू हो गया, हमको नहीं पता, हमने क्या किया, डॉट 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 -3 -2 -1, फिर क्या गया 0, फिर 1 2 3 और कहाँ तक जाएंगे हमको नहीं पता, इसलिए हमने क्या लगा डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। साफ करते हैं इसको मैं फटाक से, फिर हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग हमारी क्या कह रही है। अगली हेडिंग हमारा कह रहा है धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, हमने पूर्णांक तो पढ़ लिया कि पूर्णांक माइनस से शुरू होता है, प्लस तक जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये बताइए धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ध्यान से देखेंगे, ये पूरी पूर्णांकों में ये जो 1 से शुरू हो रहा है, ये 1 से जो शुरू हो रहा है, ये क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। क्यों धनात्मक पूर्णांक को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल केवल प्लस वाली वैल्यू आती है ना, 1 2 3 से अनंत तक, इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक, ये जो माइनस वाली वैल्यूज है, माइनस यहाँ से लेके -1 तक, इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। -1, -2, -3, -4 डॉट 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 एंड सो ऑन। अब बीच में बचता है आपका कौन, बीच में आपका बच गया ये 0, ठीक है ना। अब ये जो 0 है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्यों, देखिए 0 ना इधर है ना इधर है, बल्कि 0 एकदम बाउंड्री पे, एकदम बीचों बीच में है, ठीक है ना। तो 0 जो है, इसलिए 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। इसकी परिभाषा क्या कह रही है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी कटे। वे संख्याएं या वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे। अब एक और स्वयं क्या है, देखिए आप कोई भी संख्या लिखिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, चलिए मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 5, तो 5 किससे किससे कटेगा, 5 कटेगा 1 से, 5 कटेगा 5 से। हमने यहाँ पे लिख दिया चलिए 7, 7 किससे कटेगा, 7 कटेगा 1 से, 7 कटेगा 7। अच्छा, अगर हमने यहाँ लिख दिया 4, अब 4 क्या है, देखिए 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। समझ में? कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं ना, आप जितनी भी संख्याएं पढ़ेंगे, सभी संख्याएं एक से और स्वयं से तो कटती ही कटती हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी कट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, 5 केवल 1 और 5 से कट रहा है तो ये भाज्य नहीं है। 7 केवल 1 और 7 से कट रहा है तो ये भाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो ये भाज्य नहीं, तो भाज्य कौन है, देखिए 4, 1 और 4 के अलावा किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो चूंकि ये 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसका मतलब 4 कैसा हो गया आपका, 4 एक भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल मान चलिए हम 6 मान लेते हैं। 6 1 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा और 6 6 से भी तो कटेगा। अब देखिए 6 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, कौन सी 2 और 3। इसका मतलब 6 कैसी संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। अब देखिए अगला क्या है, भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती है। देखिए 4 हमने सम लिया, 6 हमने विषम लिया। अगर मैं यहाँ पे ले दूँ 9, तो 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 कट जाएगा, फिर तुम्हारा 9 से कट जाएगा। तो ये एक और स्वयं के अतिरिक्त किससे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब क्या, ये भी कैसी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देखिए, ये सम है भाज्य संख्या, ये सम भाज्य संख्या, ये भी क्या है, ये है आपकी विषम भाज्य संख्या, सॉरी विषम भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। अगला आपसे क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो वह संख्या जो स्वयं से और 1 से कटे, जैसे 2 3 5 7 123, ठीक है। देखिए हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया था, 5 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, किसी और से कट रहा है नहीं, तो जब किसी और से नहीं कट रहा है तो 5 कैसा हो गया आपका, भाज्य संख्या हो गई, ठीक। 7 किसी और से कट रहा है क्या, 1 और 7 के अलावा नहीं, तो 7 कैसी होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे आपसे क्या कह रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी आपकी, 2 है। देखिए अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, अभाज्य संख्याएं शुरू होती हैं 2 से, ठीक है ना, 1 से शुरू नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, ठीक। भाज्य क्यों नहीं, पहले इसको थोड़ा हम समझते हैं। 1 जो है केवल किससे कटेगा, 1 से। क्या कोई और संख्या है जो 1 को काट पाए, कोई और संख्या नहीं है। भाज्य संख्या क्या था, कह रहा है 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे, मतलब कि 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, 1 केवल अपने आप से कट रहा है बस, तो यानी ये भाज्य भी नहीं हुआ। अभाज्य की परिभाषा क्या है, जो स्वयं से और 1 से कटे, यानी अभाज्य से। देखिए 5 अभाज्य था ना, 5 2 संख्याओं से कट रहा है, 5 2 संख्याओं से कट रहा है, ये अभाज्य यानी अभाज्य संख्याएं भी कम से कम 2 से तो कटती हैं, भाज्य संख्याएं कम से कम 3 संख्याओं से कटी। जैसे देखिए 4, तो 1 से और 2 से और 4 से कट रहा था, 4 कम से कम 3 संख्याओं से कट रहा है। अभाज्य संख्या 5, ये कम से कम 2 संख्याओं से कट रही है, ये बेचारा ये केवल 1 संख्या से कट रहा है, वो भी क्या 1। तो परिभाषा के हिसाब से ये ना तो भाज्य हुआ और ना ही अभाज्य हुआ, ठीक है। ये लिखा है 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। हम लोग इस पे थे कि अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, 2 से। 1 से क्यों नहीं, मैंने बता दिया, 2 से शुरू होती हैं, 2 3 5 7 123 और डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक ना, ये रुकेगा नहीं, है ना। 7 के बाद जैसे आपका अभाज्य आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, है ना, 19 भी आ जाएगा, ये सभी आपकी क्या रहेंगी, अभाज्य संख्या। अब जितनी भी अभाज्य संख्याओं की अगर आप लिस्ट बनाते जाएंगे, अभाज्य संख्याओं की अगर आप लिस्ट बनाते जाएंगे, तो उस समय केवल और केवल ये जो 2 है ना, एकमात्र ऐसी संख्या मिलेगी जो सम होगी। इसके इस लिस्ट में आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सबके सब कैसी आपको मिलेंगे, हमेशा विषम मिलेंगे, ठीक है ना। तो यह कहा गया सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, 2। कहीं कहीं ये भी पूछते हैं कि इकलौती अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम भी है,
यानी ऐसी सम संख्या बताओ जो अभाज्य भी है और इकलौती है, उसके जैसी कोई सम संख्या है ही नहीं, तो वो सम संख्या कौन सी यहाँ पे, केवल और केवल 2 है। ठीक है ना। और इसमें क्या कह रहा है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। अब जितनी संख्या यहाँ इसके आगे आपको मिलेंगी वो सभी कैसी हैं, विषम रहेंगी, लेकिन उन विषम में सबसे छोटी कौन सी है जो अभाज्य भी हो, तो आप कहेंगे क्या है यहाँ पे, 3 है। ठीक है ना। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या आपकी 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 है। ठीक है ना। और एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या मतलब देखिए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना, किसकी बात हो रहा है, प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रहा है, ना पूर्ण संख्याएं आएंगे ना पूर्णांक आएंगे। तो सह अभाज्य में जो कौन सी संख्याएं आएंगी, केवल और केवल प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती है क्या, जो 1 से शुरू होती है। ठीक है ना। तो कह रहा है ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिसमें केवल क्या उभयनिष्ठ हो, एक उभयनिष्ठ हो। एक उभयनिष्ठ का मतलब इसमें केवल और केवल एक कॉमन है, यानी कुछ भी कॉमन ना है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा 2 कॉमा, अब बताइए 2 और 3 में क्या कुछ भी कॉमन है, तो कहेंगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं, एक कॉमन। 2 और 5 में क्या कुछ भी कॉमन है, तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक कॉमन है। 3 और 26 में क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन, इसका मतलब एक है। इसमें यहाँ लिख दो 2 और 6 में, क्या 2 और 6 में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे बिल्कुल क्या कॉमन है, 2। जब इन दोनों में कॉमन क्या दिखे आपको, 2, इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ऐसी दो संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है बेटा, उम्मीद समझ में आया होगा। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है, देखिए ध्यान से, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P व Q पूर्णांक होंगे और Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, दर्शाया जा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। P/Q मतलब जिसको हम भिन्न के रूप में लिख दें, वही आपकी क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा, P/Q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक की परिभाषा क्या होना चाहिए, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। इसका मतलब कि P का मान प्लस वाली संख्याएं भी हो सकती हैं और माइनस वाली भी। अच्छा, Q का मान देखिए, Q का मान में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अच्छा, पूर्णांक में भाई साहब 0 भी तो आता है, तो यहाँ भी 0, P का मान 0 भी हो सकता है और Q का मान 0 भी हो सकता है। लेकिन उसने यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दी कि भाई साहब Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब देखिए पूर्णांक में प्लस और माइनस 0 तीनों आते हैं, तो P का मान ये भी होना चाहिए, Q का मान भी होना चाहिए। लेकिन उसने क्या मना कर दिया, उसने कह दिया कि ये जो आपका Q का मान है ना भाई साहब, ये जो Q है, ये Q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये जो Q है ये आपका 0 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, P का मान 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, P का मान 0 हो जाए चलेगा, हमें P से दिक्कत नहीं है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे 5, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया 5। अब ध्यान से देखेंगे 5, क्या हम लोग 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए ये भिन्न के रूप में नहीं है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि 5 को तो बेटा मैं 5/1 के रूप में लिख सकता हूं। अब देखिए ये P/Q के रूप में हो गया ना, ऊपर P का मान 5 हो गया, Q का मान 1 हो गया, दोनों कैसी हैं, प्लस में। तो 5 यानी 5 कैसी है आपकी, एक परिमेय संख्या हो गई। अगर देखिए 1/2, 1/2 में जब आप ध्यान से देखेंगे 1/2, ठीक है ना, ये देखिए 1/2। अभी 1/2 कैसा है आपका, P का मान 1 है और Q का मान कितना है, 2 है। ठीक है ना, तो ये भी कैसी है आपकी परिमेय संख्या। अगला से क्या करेंगे, माइनस का 4/5, कितना कह रहा है, माइनस का 4/5। अब यहाँ पे P का मान कितना है, P का मान है आपका माइनस का 4 और ये Q का मान कैसा है, 5। ठीक है ना, यानी P का मान तो यहाँ निगेटिव आ गया, लेकिन Q का मान कैसा है, पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है ना, ये आपको चीज़ें को ध्यान रखना है। अगला क्या कह रहा है आपसे, 22/7, 22/7। अब 22/7 सिंपल सा, अगर P/Q के रूप में है तो ये कैसी संख्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। 0, क्या 0 भी परिमेय संख्या है, तो आप चेक करेंगे कि 0 को क्या मैं 0/1 के रूप में लिख सकता हूं या नहीं। आप कहेंगे मैं लिख सकता हूं। और कंडीशन क्या कह रही थी कि देखिए P का मान तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो भैया मेरे P का मान तो 0 हो सकता है, Q का मान 0 है क्या, Q का मान 0 नहीं है, इसका मतलब क्या, ये एकदम सही लिखा है और 0 आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला आपसे क्या कह रहा है। एक पॉइंट छोटा हमने यहाँ पे पॉइंट दिया, पॉइंट क्या है, कह रहा है परिमेय संख्याओं का P/Q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है। अब इससे पहले कि हम लोग इस पॉइंट को समझें, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा अद्वितीय वर्ड क्या होता है। अद्वितीय वर्ड, तो अगर हम लोग अद्वितीय को अगर हम लोग यहाँ लिख दें आ प्लस द्वितीय, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय का संधि विच्छेद। अब द्वितीय मतलब क्या होता है, द्वितीय मतलब आपका होता है दूसरा, और आ अगर लग गया तो दूसरा नहीं, आ मतलब होता है जस्ट उल्टा, अपोजिट।
तो आ मतलब तो दूसरा नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, मैंने एग्जाम्पल बोला, मैंने आपसे बोला कि बेटा ताजमहल पूरे विश्व में अपनी तरह का एक इकलौता बिल्डिंग है, अपनी तरह का, यानी ताजमहल के जैसा कोई दूसरा बिल्डिंग नहीं है। इसको मैं कैसे बोल सकता हूं कि ताजमहल अद्वितीय संरचना है, ताजमहल जैसी बिल्डिंग एक अद्वितीय संरचना है, यानी उसके जैसी दूसरी नहीं है, वो केवल और केवल इकलौती है। ठीक है ना। तो अद्वितीय मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरा ना हो। तो वही आपसे वो क्या कह रहा है कि अद्वितीय निरूपण नहीं होता। आप ये ना सोचिए कि P अपान Q के रूप में केवल और केवल एक ही संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के देखिए 1/2 ये P अपान Q के रूप में है, ठीक है ना। अब 1/2 के बराबर में क्या लिखा है 3/6, मतलब 1/2 के जैसी एक संख्या और है, उस संख्या का नाम क्या है 3/6। सेम इसके जैसी क्या है 3/6। अगर 1/2 के जैसी कोई और संख्या ना होती तो यह अद्वितीय हो जाता। 1/2 का जो मान होता है वो क्या होता है अद्वितीय, भाई इसके जैसी कोई दूसरी है ही नहीं। लेकिन अब 1/2 के जैसा क्या है यहाँ पे 3/6। 3/6 देखिए 3 से 6 को काटेंगे क्या निकल गया, घूम पे क्या जाएगा 1/2। अच्छा 1/2 हम कुछ और डाले, हम यहाँ लिख लिया 10/20, 0 से 0 काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है ना। तो कहने मतलब 1/2 इसके जैसी ये इकलौती नहीं है। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी अनंत संख्याएं होंगी। और इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं इसको 1/2 को, 3/6 को, 10/20 को, इन सभी को हम लोग कहते क्या है तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न। यानी ये या तो तुल्य परिमेय संख्याएं हम कहेंगे इनको, या फिर इनको हम कहेंगे तुल्य भिन्न। तुल्य मतलब होता है बराबर, ये सभी परिमेय संख्याएं एक दूसरे के बराबर है ना। 1/2 का जो मान है वही 3/6 का, वही 10/20 का, वही मान 47/94 का है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट छोटा सा समझ में आया होगा। अगले हम लोग क्या अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं देखिए क्या है, ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, लिखा ना जा सके। ठीक है ना। अच्छा ये चीज देखिए जो मैंने बताया नहीं कि परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इररेशनल नंबर्स, है ना। इसको रेशनल नंबर और इसको IR पहले पढ़ेंगे, फिर रेशनल बाद में पढ़ेंगे, तो इररेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या कह रही है, ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के अनुपात के रूप में ना लिखा जा सके, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे ये क्या है आपका देखिए √5, ठीक है ना, ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। √4 ये क्या आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। √3 है ना, √3 ये कैसा मान है आपका, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई आपका कैसा है, पाई आपका होता है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। एक थोड़ा सा मैं चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो कि बहुत बच्चे गलती करते हैं। बच्चों आपकी गलती नहीं इसमें, ये हम लोग सिखाते हैं। ठीक है ना। और गलती नहीं भी है, बट थोड़ा सा मैं चीजें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए पाई का मान हम सबको पता है, हम लोग कितना लेते हैं 22/7। पाई का मान कितना लेते हैं हम लोग लेते हैं हमेशा पाई का मान 22/7 लेते हैं हमेशा। अब पाई कैसी संख्या अभी हमने आपको बताई, पाई कैसी संख्या है आपको, पाई है आपकी अपरिमेय। पाई कैसी संख्या है आपकी अपरिमेय। ठीक है भाई साहब। अच्छा 22/7 कैसी संख्या है, आप कह देंगे परिमेय। क्या है ये है आपका परिमेय। अच्छा अब इन दोनों के बीच में चिन्ह कैसा लगा है, आप कह देंगे कि इन दोनों के बीच में चिन्ह कैसा लगा, ये वाला चिन्ह कैसा लगा बराबर। और अगर दो संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह लगा, इसका मतलब क्या कि अगर बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या लिखी है, जिस टाइप की संख्या लिखी है, वही सेम संख्या इसके RHS यानी राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। कहने मतलब देखिए बराबर के इधर संख्या कैसी है अपरिमेय, बराबर के इधर संख्या कैसी है परिमेय। अब अपरिमेय और परिमेय बराबर कैसे हो सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। अपरिमेय और परिमेय बराबर कैसे हो सकते हैं, तो कहने का मतलब घूम फिर के आंसर क्या निकल आता कि पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है ना। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय है। फिर भी हम लोग पाई का मान 22/7 लेते हैं। क्यों लेते हैं, गणनाओं को आसान करने के लिए। गणनाओं मतलब कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पाई का मान 22/7 लेते हैं। ठीक है ना। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा, या हमारे जो वैज्ञानिक हैं इसरो के, क्या वो पाई का मान 22/7 लेते होंगे, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लेते होंगे। ठीक है ना। पाई का मान जो होता है 3.14 समथिंग होता है। पाई का मान लाखों में निकाला गया, करोड़ों में निकाला गया, दशमलव के बाद लाखों करोड़ों तक पाई का मान आता है। ठीक है ना। तो अब ऐसा हम लोग करते क्यों है, पाई का मान 22/7 लेते क्यों है, किसी दिन हम इसकी डिटेल में वीडियो बना के डाल देंगे। आप चैनल पे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाई का मान 22/7 होता तो नहीं है, फिर भी लेते क्यों है। आज अभी आप खाली इतना समझ लीजिए कि पाई का मान 22/7 होता नहीं है, क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है बेटा। अगला देखिए क्या आता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम मिला देंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम देखिए जोड़ देंगे, परिमेय प्लस अपरिमेय,
तो एक नई संख्या बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या अलग है, अपरिमेय संख्या अलग है, इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया। अब इन दोनों संख्या को जोड़ने से जो संख्या बन गई वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कहलाएगा वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, इसलिए हमने लिखा है, देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, है ना। रियल नंबर का आर ले लिया, इसलिए हम लोग वास्तविक संख्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, हमेशा कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो कैपिटल आर का मान क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अच्छा, जैसे हमने परिमेय संख्या की हमने यहाँ बात करी थी कि जिसको पी अपान क्यू के रूप में एडिटिंग है भाई साहब। अच्छा, जैसे देखिए हमने यहाँ कहा था कि परिमेय संख्याओं को P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, ये इसकी परिभाषा है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, इसको P अपान Q के अनुपात के रूप में लिखा ना जा सके, ये परिभाषा है। लेकिन जब हम लोग सवालों को लगाएंगे तो सिंपल सा हम लोग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अगर कोई संख्या रूट के बाहर आ सकती है या आ जाएगी वो परिमेय, अगर कोई संख्या रूट के अंदर फंसी रह गई तो वो संख्या आपकी अपरिमेय। ठीक है, सिंपल है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया √4, अब ये बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2। तो अब ये कैसा हो गया, परिमेय संख्या, यानी √4 कैसी संख्या है, परिमेय। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख देता हूँ √5, क्या ये रूट के बाहर आ सकता है, आप कह देंगे बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यानी ये कैसा हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिभाषा अलग है, डेफिनेशन अलग है। डेफिनेशन के हिसाब से जिसको P अपान Q के रूप में हम लिख दें वो परिमेय, ना लिख पाएँ वो अपरिमेय। ठीक है ना। लेकिन सवाल लगाएंगे तो जो रूट के बाहर आ जाए वो परिमेय, जो रूट के अंदर फंसी रह जाए वो अपरिमेय। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं दो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित यानी इनफाइनाइट रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, कोई भी दो परिमेय संख्या आप लीजिए, जैसे हमने यहाँ ले लिया 1 और मैंने यहाँ ले लिया 2। अब 1 और 2 के बीच में कितनी और परिमेय संख्याएं हैं, आप कहेंगे 1 और 2 के बीच में अनंत इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं। और 1 और 2 नहीं बेटा, किन्हीं भी दो, जैसे मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ ले लिया 1/2 और मैंने यहाँ ले लिया 1/3। ठीक है ना। 1/2 और 1/3 के इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं मौजूद हैं। ठीक है ना। अब यहीं से आपका 9th का सिलेबस स्टार्ट होता है कि वो आपको कोई भी दो परिमेय संख्याएं दे देगा, अब कह देगा इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कोई 3, कोई 5, कोई 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। बढ़ते हम लोग सवाल करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आता है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको करने के दो तरीके, एक तरीका है जिससे आपका जवाब एक लाइन में आ जाएगा एक तरीका है जिससे आपका जवाब डिटेल में आएगा। तो मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूं डिटेल वाले को। ठीक है, इसको क्यों देता हूं मैं हमेशा प्रायोरिटी, सपोज करिए आपका यही क्वेश्चन अगर आपका 5 नंबर में आ गया, 4 नंबर में आ गया, तो 5-4 नंबर में आप एक लाइन में जवाब तो दे नहीं सकते हैं। फिर अगर 5 नंबर वाले सवाल में अगर आपने एक लाइन में जवाब दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि टीचर आपको 5 में से केवल 1 या 2 नंबर दे देगा, बहुत ज़्यादा 3 नंबर दे देगा वो आपको। ठीक है ना। तो आपको करना क्या, लॉन्ग तरीका सीखना है। पहले मैं लॉन्ग सिखाऊंगा, फिर मैं शॉर्ट भी सिखा दूंगा कि शॉर्ट तरीका कैसे करते हैं। ठीक है बच्चा, देखिए करते क्या है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम आपको समझने लिए करते हैं। देखिए यहाँ आप लिख लीजिए 1 और यहाँ आप लिख लीजिए 2 और इनके बीच में हमको कितनी 5 संख्याएं चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। हमने क्या किया, हमने 5 खाली स्थान बना लिए 1 और 2 के बीच में। ठीक है ना। अब हम लोग ये किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालना है, सिंपल सा नियम है, उन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। तो हम लोग सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे हल। ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1 और 2 के बीच की 1 और 2 के बीच की पहली 1 मिनट में इसको थोड़ा सही कर दूं, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। हमने क्या कहा, अगर आपको 1 और 2 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़िए, 1 और 2 को जोड़िए और फिर क्या करना है आपको, 1 और 2 को जोड़ के 2 का भाग दे देना है।
1 और 2 को जोड़ के 2 का भाग दे देना। किन्हीं भी दो संख्या के बीच में आपको जो ज्ञात करना है परिमेय संख्या, उन दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है ना, सिंपल है। तो हम लोग देखिए इनको हम लोग चलिए जोड़ते हैं। 1 और 2 को हमने जोड़ा तो यहाँ लिख देंगे 1 + 2 और कितना भाग दे देंगे हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे 2 का। ठीक है ना, तो 2 और 1 जोड़ा कितना 3, कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब मान लीजिए 3/2 यहाँ आ गया, मान लीजिए 3/2 यहाँ पे। ठीक है ना, अब आपको करना क्या, देखिए अब 1 और 3/2 के बीच में दो परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर लीजिए। किसके बीच में, 1 और 3/2 के बीच में। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 और 3/2 के बीच की पहली परिमेय संख्या यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्यों लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझको भाषा यहाँ पे लिखनी पड़ रही है। ठीक है ना, अगर मैं भाषा लिख के नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कि आप भाषा लिख ना पाइए, इसलिए मैं भाषा लिख के बता रहा हूँ। एक साल में मैं लिख के बताऊंगा, बाकी सभी सालों में लिख के मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, 1 और 3/2 के बीच क्या करना, तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब 1 और 3/2 को जोड़ देंगे। तो ठीक है, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 1 + 3/2 और बटे क्या करते हैं, हमने कहा दो संख्याओं को जोड़ना है और फिर 2 का भाग देना है। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए अब इस सवाल किसका गलत होगा, जिसको भिन्नों का जोड़ और घटाना नहीं आता होगा। उम्मीद करते हैं आपको भिन्नों का जोड़ घटाना आता है। अगर नहीं आता हो कमेंट करिए, अगर नहीं आता हो कमेंट करिए। अगर 10 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया ना, तो मैं भिन्नों का जोड़ घटाने के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको भिन्नों का जोड़ घटाना मैं करना वहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है ना, अगर आता है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देखिए एलसीएम में 2 का गुणा इसमें कराएंगे 1, तो 2 3 5, 5/2 और बटे में ऑलरेडी क्या है 2। अब इन दोनों का आपस में गुणा कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है ना, अब ऐसे हम लोग क्या लिख देंगे, अब देखिए मान लीजिए 5/4 यहाँ आ गया आपका, 5/4 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर देंगे, 1 और 5/4 के बीच क्या निकालेंगे, परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 और 5/4 के बीच की परिमेय संख्या। हमने कहा क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दिए। तो जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 + 5/4 और होल/2। ठीक है ना, तो 4 गुणा करेंगे, 4 करने में 4, 5 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो 9/4/2 यानी कितना आ जाएगा 9/8। ठीक है, कितनी हमने निकाली अभी तक, 3 निकाले हैं ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या 9/8। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग अब हम लोगों ने ये आसान बन लिए। अब हम लोग यहाँ और यहाँ की बात करेंगे, यहाँ और यहाँ की क्या करेंगे, अब हम लोग 2 और 3/2 को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, 2 और 3/2 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए 2 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच ज्ञात करना, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे 2 + 3/2 जोड़ा, फिर 2 का भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो कितना 2 दूनी 4 और 3 7/2/2 गुणा हो जाएगा 2 और 2 का, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/। ठीक है ना, तो मान लीजिए 7/4 आपका कहाँ आ चुका है, 7/4 आपका यहाँ आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस 2 और इस 7/4 इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 7/4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 + 7/4 होल/2। तो 4 दूनी 8 और 7 15, 8 7 15/4 15/4/2 यानी कितना हो जाएगा 15/8। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे, तो अब आपने यहाँ पे 5 परिमेय संख्या निकाली। देखिए मैंने थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर दिया। देखिए पहली परिमेय संख्या आपने कितनी निकाली 3/2, फिर आपने कितनी निकाली 5/4, फिर कितनी निकाली आपने 9/8। ठीक है ना, इसके बाद फिर कितनी निकाली थी हम लोगों ने, इसके बाद हम लोगों ने निकाली थी 7/4 निकाला था, और फिर इसको हमने क्या निकाला था 15/8। आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, आपने निकाल दी। हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ अतः करके जवाब देंगे। किस में जवाब देंगे, अतः करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे अतः 1 और 2 के बीच। देखिए मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ इसलिए मेरी राइटिंग खराब हो रही है, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, जो जो आपने निकाली यहाँ लिख दीजिए। 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 9/8 है ना,
फिर कॉमा लगा के 5/4, फिर कॉमा लगा के देखिए 3/2, फिर कॉमा लगा के 7/4, ये कितना 7, और यहाँ पे कितना निकाला आपने और 15/8, इसको हटा दीजिए कॉमा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा और 15/8 होगा या होगी, ठीक है ना, 15/8 होगी, ठीक है बेटा। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 और 15/8 होगी, ठीक है ना। अब ये बेटा तरीका है, थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है। जब ये आप तरीका तब लगाएंगे जब आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। और मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में मैं आपको यही हमेशा पढ़ाते हुए मिलूंगा। तो दोस्तों ये थी विधि, किस तरीके से हम लोग किन्हीं भी दो दी हुई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। जितनी परिमेय संख्या आपसे कहेगा, 3 कहेगा, 4 कहेगा, 5 कहेगा, आप उतनी परिमेय संख्याओं को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? 1 और 2 के, जिसे यहाँ सवाल में था 1 और 2 के बीच में, तो हमने क्या किया, 1 और 2 को जोड़ा, 2 का भाग दे दिया। जैसे आप 2 का भाग दे देंगे एक संख्या और मिल जाएगी, फिर एक और उस संख्या को ले लेंगे, फिर से जोड़ेंगे, भाग देंगे 2 का, एक और संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। आपको ये तरीका लगाना और ये लॉन्ग तरीका आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसका शॉर्ट तरीका भी एक होता है। शॉर्ट तरीका हम आपको अगले वीडियो में 2-3 मिनट के वीडियो में मैं समझा दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, केवल लॉन्ग तरीका, ठीक है। अब जैसे देखिए, थोड़ा सा मैं अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, जो कह रहा है -2/5 और 1/5 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मैं इसकी भाषा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। भाषा जैसे मैंने वहाँ लिखा था ना 1 और 2 के बीच की पहली परिमेय संख्या, मैं यहाँ भाषा नहीं लिखूंगा कि -2/5 और -1/5 के बीच की पहली परिमेय संख्या, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे भाषा लिख देंगे -2/5 और -1/5 के बीच की पहली परिमेय संख्या। क्या करना है हमको, हमने कहा इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और भैया मेरे 2 का भाग दे देना, इतना ही करना है। जिन दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी, इन दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दे दीजिए, ठीक है ना। अब अगर आपको ये नहीं आता होगा जोड़ना घटाना, भिन्नों का जोड़ना, तो ये आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ऊपर हो जाएगा -3/5। देखिए एलसीएम सेम है ना, हर सबका सेम है, तो 5 और 5 तो हो जाएगा, बाकी ये 2 ऊपर अंश जुड़ जाएगा, -2 माइनस से कितना, माइनस का बटन कितना है 2, तो कितना हो जाएगा -3/10, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अब -2/5 -3/10 के बीच क्या कर दीजिए, एक और परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे -2/5 और -3/10 के बीच की परिमेय संख्या क्या निकल के आ जाएगी, -2/5, फिर -3/10 जोड़ेंगे और क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। अब एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो -4 -3/2 कितना हो जाएगा, -7/20। ये आ गया आपकी दूसरी परिमेय संख्या। अब आप चाहो तो इसको -2/5 इसी में जोड़ दो, -2/5 में, या आप चाहो तो इसको -1/5 में, किसी में भी जोड़ो, जोड़ के आपको 2 का भाग ही देना है, ठीक है बेटा। तो करना क्या, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको -1/5 और क्या करते हैं, -7/20, इसके बीच में हम लोग निकालते हैं, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे -1/5 -7/20, जोड़ के क्या कर देंगे, आधा जोड़ेंगे, 5 चौको 20, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा, ठीक। फिर 4 गुणा इसमें हो जाएगा -4 -7/2, तो -7 -4 -11/20 दूना 40, कितना हो जाएगा -11/40। ये तो आपकी पहली परिमेय संख्या -3/10, दूसरी परिमेय संख्या -7/20, तीसरी परिमेय संख्या -11/40। तो बेटा ये था कि कैसे हम लोग किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्या 3, 4, 5 जितना वो कहेगा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा एक नियम है, क्या, जो भी दो संख्याओं के बीच में आपको बोल दे, दोनों संख्याओं को जोड़िए, 2 का भाग दे दीजिए, ठीक है ना। इस वीडियो में हमने सीखा लॉन्ग तरीका। शॉर्ट तरीका मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, अगले पार्ट में, या फिर मैं उसका एक अलग से मैं पार्ट बना दूंगा। लेकिन उसको मैं यहाँ क्यों नहीं सिखा रहा हूँ, एक तो ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, और दूसरा वो एक लाइन में सीधे आपका आंसर आ जाता है, ठीक। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। और अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ में आया हो, मैं कह रहा हूँ अगर 1% भी अगर आपको अच्छा लगा हो ना वीडियो, 1% भी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। अगर आप और आपके दोस्तों को डाउट होगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर 10 बच्चे ने भी कह दिया ना कि भैया लाइव क्लास चाहिए, तो मैं 10 बच्चे पे भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए या डीशाला के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, एक भी बच्चे का भविष्य बनाना, ठीक है ना। एक भी बच्चे का, हमारी ऑफलाइन कोचिंगों में आप कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि ये लोग खाली बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस सेकेंडरी चीज़ है, पैसा सेकेंडरी चीज़ है, हमारे लिए प्राइमरी चीज़ क्या है, हमारा रिजल्ट, बच्चे का भविष्य, ठीक है बेटा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट में बताइए, बुरा लगा हो तो भी कमेंट में बताइए। इस तरीके से हम और
आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और समझा सकते हैं, सब कुछ कमेंट में बताइए। कमेंट बॉक्स के जरिए ही आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।